दोस्तों, आज हम एक ऐसी सस्पेंसफुल थ्रिलर और फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें इंसानों का शरीर आधा इंसान का होता है और आधा क्रीचर का। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे बारबरा और पॉल इस अजीब टाउन में फंस गए? पॉल का इन लोगों से क्या कनेक्शन है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गहरे समुद्र को दिखाते हुए, जहां हम एक लड़के को स्कूबा डाइविंग करते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम था पॉल। इसे पानी में एक अलग और बड़ा सा होल दिखाई देता है। ये होल दिखने में किसी गुफा के दरवाजे की तरह था। ये देख पॉल इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है और इस होल के अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने पर इसे एक सुंदर सी मरमेड नजर आती है जो कि पॉल को ही देख रही थी। ये देखने में इतनी खूबसूरत थी कि पॉल इसे देखता ही रह जाता है। मरमेड बड़े प्यार से पॉल की तरफ बढ़ती है और फिर अचानक से इस पर हमला कर देती है। इसके खतरनाक रूप को देख पॉल काफी ज्यादा डर जाता है और इसकी आंख खुल जाती है। यानी पॉल सिर्फ एक सपना देख रहा था। पॉल को परेशान देख उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा भी जाग जाती है। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी दोस्तों के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए आया था और अभी ये सब एक बोट पर सवार थे। पॉल जब बारबरा को अपने सपने के बारे में बताता है तो वो हंसने लगती है, क्योंकि कई बार पॉल इस तरह के सपने को बारबरा के साथ शेयर कर चुका था। इसलिए बारबरा इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन पॉल काफी डरा सहमा होता है। पॉल को बचपन से ही इस तरह के सपने आया करते थे, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब पॉल आज तक ढूंढ नहीं पाया था। पॉल एक बिजनेसमैन था, इस पर काम का लोड ज्यादा था, इसलिए ये वेकेशन पर भी अपना लैपटॉप निकालकर काम करने लगता है। लेकिन ये बात इसकी पार्टनर बारबरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए यह गुस्से में पॉल का लैपटॉप उठाकर समुद्र में फेंक देती है। ये देख पॉल इस पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन बारबरा पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि ये तो लैपटॉप फेंककर काफी खुश होती है और कहती हैं कि कम से कम वेकेशन पर तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। दूसरी तरफ हम पॉल के दोस्त हावर्ड को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड विक्की के साथ था। ये चारों ही इस बोट पर मौजूद थे और वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है। साफ आसमान काले बादलों से घिर जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और भयंकर तूफान समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरें इनकी बोट को अनस्टेबल कर देती हैं। बैलेंस बिगड़ने की वजह से इनकी बोट एक चट्टान से टकरा जाती है, जिस कारण इनकी बोट में एक हॉल हो जाता है और वहां से समुद्र का पानी बोट में भरना शुरू हो जाता है। इस हलचल की वजह से विक्की का पैर डेक में बुरी तरह से फंस जाता है। हावर्ड पैर निकालने की बहुत कोशिश करता है और इस सब में विक्की काफी जख्मी हो जाती है। बोट में तेजी से पानी भर रहा था। हेल्प के लिए पॉल बोट में मौजूद फ्लेयर गन उठाकर टाउन की तरफ चलाता है, ताकि टाउन में रह रहे लोग इस इशारे को समझकर इनकी हेल्प के लिए आ सके। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। ये बात पॉल को काफी अजीब लगती है, इसलिए ये दूरबीन से जब टाउन का नजारा देखता है तो वहां पर इसे कोई भी नजर नहीं आता। टाउन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी वहां मौजूद नहीं है। इसलिए पॉल अपने दोस्तों से कहता है कि हम में से किसी को टाउन में जाकर मदद लानी होगी। इस पर बारबरा कहती हैं कि मैं विक्की के साथ इसी बोट पर रुकूंगी और तुम हावर्ड के साथ टाउन जाना। लेकिन ये बात हावर्ड को पसंद नहीं आती और ये विक्की के साथ यहीं रुकने के लिए कहता है। इस पर पॉल और बारबरा भी राजी हो जाते हैं। अब ये दोनों जल्दी से टाउन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन इनके जाते ही बोट में कुछ हलचल होने लगती है। हम देखते हैं कि विक्की का ब्लड बोट के होल से पानी में जा रहा है और पानी भी तेजी से बोट में भरने लगता है और इस पानी का रंग लाल होने के साथ साथ काला भी होता जाता है और फिर अचानक से पानी में से कोई विक्की पर हमला कर देता है। ये देख हावर्ड लगातार फायरिंग करता रहता है। फायरिंग की आवाज पॉल और बारबरा भी सुन लेते हैं, इसलिए बारबरा पॉल से वापस बोट की तरफ लौटने को कहती है, पर पॉल मना कर देता है, क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द टाउन जाकर हेल्प लानी थी। इसलिए ये दोनों बोट की तरफ न जाकर टाउन की तरफ बढ़ते हैं। जब ये लोग टाउन पहुंचकर देखते हैं तो इन्हें यहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। टाउन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सालों से वीरान पड़ा है। ये लोग टाउन के अंदर जाकर देखते हैं तो इन्हें एक चर्च के बाहर वही निशान बना दिखता है जो पॉल को सपनों में नजर आता था। ये देख पॉल काफी हैरान रह जाता है। पॉल और बारबरा हेल्प के लिए चर्च में जाते हैं, जहाँ इन्हें चर्च का पादरी मिलता है। ये दोनों प्रीस्ट को बताते हैं कि हमारी बोट खराब हो गई है, हमें जल्द से जल्द पुलिस और डॉक्टर की मदद चाहिए। प्रीस्ट इनकी बात सुनता है और इनसे बोट दिखाने के लिए कहता है। जब ये दोनों दूर समुद्र में अपनी बोट दिखाते हैं तो प्रीस्ट कहता है कि उस बोट तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त समुद्र अपने उफान पर है। लेकिन इन दोनों के इंसिस्ट करने पर प्रीस्ट इन्हें कुछ मछुआरों से मिलवाता है। पॉल इनसे उस बोट तक जाने की रिक्वेस्ट करता है और ये मछुआरे भी राजी हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये थी कि सिर्फ इन दोनों में से एक ही उस बोट तक जाएगा। ये सुन बारबरा डिसाइड करती है कि पॉल उस बोट तक जाएगा
और वो यहाँ रहकर हेल्प का बंदोबस्त करेगी। लेकिन पॉल को बारबरा का ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बारबरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पर हालात को समझते हुए पॉल मछुआरों के साथ बोट तक जाने के लिए मान जाता है। पॉल के जाने के बाद बारबरा अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आते। ये देख प्रीस्ट बताता है कि तुम चाहो तो यहाँ से कुछ दूरी पर बने एक होटल में जा सकती हो और वहां के फोन से पुलिस को कॉल कर सकती हो। ये आइडिया बारबरा को पसंद आता है, लेकिन जब बारबरा प्रीस्ट के हाथ देखती हैं तो उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे किसी समुद्री जीव की हो। ये देख बारबरा को काफी अजीब लगता है, पर ये बिना वक्त गवाए उस होटल तक पहुंच जाती है। लेकिन होटल का मैनेजर फोन देने की बजाय इस पर अटैक कर देता है। बारबरा इससे बचकर भाग ही रही होती है कि इतने में यहाँ प्रीस्ट भी आ जाता है और ये बारबरा पर हमला कर देता है। प्रीस्ट मैनेजर के साथ मिलकर बारबरा को एक जगह बंद कर देता है। इधर जब पॉल बोट पर जाता है तो इसे ना तो हावर्ड दिखाई देता है और ना ही विक्की मिलती है। पॉल को समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। काफी ढूंढने के बाद भी जब दोनों का कोई नामो निशान नहीं मिलता तो पॉल वापस टाउन में आ जाता है और प्रीस्ट से बारबरा के बारे में पूछता है। प्रीस्ट इसे कहता है कि बारबरा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पुलिस को इन्फॉर्म करने गई है और 1 घंटे के अंदर वो यहाँ आ जाएगी। प्रीस्ट के कहने पर पॉल एक होटल में कुछ देर आराम करने के लिए चला जाता है। ये वही होटल था जिसमें बारबरा आई थी। होटल मैनेजर पॉल को रूम की चाबी देता है और इसी बीच पॉल की नजर मैनेजर की गर्दन पर पड़ती है, जिस पर मछली के गिल्स जैसे कट लगे हुए थे। ये देख पॉल को कुछ भी समझ नहीं आता और ये डर कर अपने रूम में आकर बैठ जाता है। रूम में एंटर करते ही इसे अजीब सी स्मेल आती है और रूम भी काफी ज्यादा गंदा होता है। पॉल के पास कोई और ठिकाना भी नहीं था, इसलिए ये इसी रूम में एडजस्ट कर लेता है और जब ये यहाँ बैठा होता है तो अचानक इसके रूम में बारबरा आ जाती है, जो पीछे मुड़कर खड़ी रहती हैं। पॉल इसके पास जाता है और जब ये टर्न करती हैं तो पॉल शॉक में रह जाता है, क्योंकि ये सपनों वाली मरमेड थी जो अचानक से अपना मुंह खोलकर अपने टेंटिकल्स से पॉल पर हमला कर देती हैं और पॉल की डर की वजह से आंख खुल जाती है। यानी ये भी एक सपना था। अभी भी पॉल होटल के रूम में ही मौजूद था। ये जब खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखता है तो इसे टाउन के लोग काफी अजीब बिहेव करते हुए दिखते हैं। ये बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह रिएक्ट कर रहे थे और जब इनकी नजर ऊपर खड़े पॉल पर पड़ती है तो ये बेकाबू हो जाते हैं और पॉल तक पहुंचने की कोशिश में जुट जाते हैं। ये सब देख पॉल काफी डर जाता है और जल्दी से खिड़की बंद कर कमरे में आ जाता है और फिर पीछे के दरवाजे से जंप लगाकर होटल से बाहर निकल आता है। पॉल अपनी जान बचाने के लिए एक बचर हाउस में घुस जाता है, जहां इसे चारों तरफ इंसानों की खाले, उनके कंकाल लटके हुए दिखाई देते हैं। इन स्किन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन स्किन्स को इंसानों के शरीर से खींचकर जबरदस्ती निकाला गया है। पॉल इससे पहले कुछ समझ पाता, यहाँ इसे हावर्ड की स्किन भी लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देख पॉल के पसीने छूट जाते हैं। ये जल्दी से यहाँ से निकलने का फैसला करता है, लेकिन तभी यहाँ टाउन के लोग उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और पॉल को देख लेते हैं। पॉल को यहाँ एक फ्यूल टैंक नजर आता है। पॉल इसका सारा फ्यूल यहाँ गिरा देता है और आग लगाकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में इसके सामने एक शख्स आता है जिसका नाम था इज़ीक्वियल। ये जैसे ही पॉल को देखता है तो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। पॉल इसे शांत कराने के लिए इसका मुंह बंद कर देता है और इसे खींचकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। यहीं पॉल को एक शख्स दिखाई देता है जिसका आधा शरीर इंसान जैसा था, लेकिन आधा शरीर पूरी तरह से मछली में तब्दील हो गया था। ये देख पॉल को कुछ भी समझ नहीं आता और ये इज़ीक्वियल से कहता है कि तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो, क्योंकि सिर्फ इज़ीक्वियल ही था जो पूरी तरह से इंसान था। इसलिए पॉल इससे हेल्प करने को कहता है और साथ ही मारने की धमकी भी देता है ताकि ये डर कर ही सही, लेकिन पॉल की मदद कर दे। पॉल इज़ीक्वियल से पूछता है कि आखिर इन लोगों ने मेरे दोस्तों को क्यों मारा। इस पर इज़ीक्वियल बताता है कि उन लोगों ने तुम्हारे दोस्तों को मारकर उनका चेहरा ले लिया है, अब बारी तुम्हारी है, तुम्हें भी ये लोग मारकर तुम्हारा फेस ले लेंगे। पॉल जब बारबरा के बारे में पूछता है तो इज़ीक्वियल बताता है कि वो भी मर चुकी है। ये सुन पॉल की हिम्मत टूट जाती है और इसे काफी दुख होता है। इज़ीक्वियल पॉल को बताता है कि आज तक जो भी इस टाउन में आया है वो यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं गया और तुम्हारा भी यहाँ से जिंदा जाना नामुमकिन है। तुम भी मारे जाओगे, लेकिन ऐसा क्यों? इज़ीक्वियल इस टाउन से जुड़ी पुरानी कहानी बताता है। इज़ीक्वियल कहता है कि जब मैं छोटा था तो मछलियों की भारी कमी हो गई थी। मछुआरों का पेट भरना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सभी मछुआरों ने एक दिन चर्च में जाकर गॉड से प्रेयर की। लेकिन इसी प्रेयर के बीच कैप्टन एक्जेवियर चर्च में आ पहुंचता है। कैप्टन ने ही पैसिफिक ओशन में सोने की खोज की थी। कैप्टन लोगों से कहता है कि तुम ऐसे गॉड को पूजते हो जो तुम्हें खाने तक को नहीं देता, इस गॉड को छोड़ दो।
इसकी जगह तुम ऐसे भगवान की पूजा करो जो तुम्हें खाने को तो भरपेट खाना दे, साथ ही तुम्हें और भी कई तरह की पावर्स दे। और ये भगवान था डेगन। चर्च में बैठे सब लोग कैप्टन से काफी नाराज होते हैं और चर्च का प्रीस्ट इसे चर्च से बाहर भगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन डेगन की ही पूजा करता है, जिसके बाद टाउन में खूब सारी मछलियां और सोना आ जाता है, जिसे देख लोगों का विश्वास भी डेगन पर बढ़ जाता है। कैप्टन अपने साथियों के साथ मिलकर चर्च में घुस जाता है और यहाँ रखी गॉड की मूर्तियों को हथौड़े से चकनाचूर कर देता है। ये सब देख प्रीस्ट जब कैप्टन को रोकने की कोशिश करता है तो कैप्टन प्रीस्ट के सर पर भी जोर से हथौड़ा मार देता है और प्रीस्ट की यहीं डेथ हो जाती है। अब सब लोग कैप्टन से तो डरते ही हैं, साथ ही डेगन को भी अपना भगवान मान लेते हैं और डेगन की ही पूजा की जाती है। इसके बाद कैप्टन डेगन के लिए एक एक कर महिलाओं की बलि चढ़ाता है और इसमें इज़ीक्विएल के पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है। अब सिर्फ इज़ीक्विएल ही इस टाउन में इकलौता इंसान बचा था जो पूरी तरह से नॉर्मल था। इसे ये लोग इसीलिए नहीं मारते हैं क्योंकि ये ड्रिंक करता था। पॉल इज़ीक्विएल से गाड़ी देने के लिए कहता है। इज़ीक्विएल बताता है कि इस टाउन में इकलौती कार सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के पास ही है। साथ ही इज़ीक्विएल ये भी खुलासा करता है कि डेगन की पूजा करने की वजह से ही लोग क्रीचर में तब्दील होने लगे हैं। इनके पास अब ये पावर है कि ये इंसानों की तरह जमीन पर और समुद्री जीवों की तरह पानी में रह सकते हैं। इज़ीक्विएल पॉल का साथ देने के लिए मान जाता है और ये लोगों का ध्यान भटकाकर पॉल को कैप्टन की कार तक पहुंचा देता है। पॉल कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर यह नहीं होती और फिर गलती से इसका हॉर्न बज जाता है, जिससे सब लोगों का ध्यान पॉल की तरफ चला जाता है और ये लोग पॉल को पकड़ने के लिए इसकी तरफ भागने लगते हैं। पॉल अपनी जान बचाने के लिए कैप्टन के घर में चला जाता है जहां पहले कैप्टन रहता था। पॉल जब एक रूम में एंटर करता है तो इसे यहाँ वहीं लड़की दिखाई देती है जो इसे सपनों में दिखती थी। इस लड़की का नाम था यूएक्साया। ये पॉल को लोगों से तो बचा लेती है लेकिन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पॉल की नजर जब इसके पैरों पर जाती है तो ये किसी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह होते हैं। पॉल डरकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और तभी गाड़ी के सामने कई सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। पॉल किसी की परवाह न करते हुए इन्हें गाड़ी से उड़ा देता है पर पीछे टायर में एक शख्स फंस जाता है। इसे जब पॉल निकालने जाता है तो ये पॉल पर अटैक कर देता है। पॉल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक घर में घुस जाता है जहां एक बच्चा इसे देखकर चिल्लाने लगता है। पॉल इसे शांत करने की कोशिश करता है पर एक क्रीचर पानी से निकलकर इसकी तरफ बढ़ने लगता है और पॉल पर हमला कर देता है। पॉल अपनी जान बचाने के लिए इसे मार देता है पर इतने में यहाँ टाउन के कुछ लोग आ जाते हैं और पॉल को भागता हुआ देख इसके ऊपर एक जाल डाल देते हैं जिससे पॉल इनकी गिरफ्त में आ जाता है। अगले सीन में हम पॉल को बारबरा के पास देखते हैं। बारबरा से मिलकर पॉल बहुत ज्यादा खुश होता है। इन दोनों के साथ साथ टाउन के लोगों को भी यहाँ कैद कर दिया गया था। पॉल जब यहाँ विक्की को देखता है तो काफी दुखी होता है क्योंकि इसका एक पैर कट चुका था और ये मेंटली भी काफी डिस्टर्ब हो गई थी। विक्की बताती है कि हावर्ड मर चुका है और डेगन ने मेरे साथ गलत काम किया है। इसी वजह से विक्की सदमे में चली गई थी। पॉल विक्की को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनती और तभी पॉल को बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। पॉल जब बाहर देखता है तो टाउन के लोग इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़े रहे थे। पॉल के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था लेकिन फिर भी ये इन लोगों का सामना करता है। पर कुछ ही देर में ये लोग पॉल पर काबू पा लेते हैं और पॉल के सभी साथियों को पकड़ लेते हैं। विक्की खुद को मारने का फैसला करती है और पॉल से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि डेगन फिर से मेरे साथ कुछ गलत करे, इसलिए ये खुद को ही खत्म कर लेती है। अब ये लोग बारबरा, पॉल और इज़ीक्विएल को लेकर यहाँ से एक जगह चले जाते हैं और तीनों को बांध देते हैं। सबसे पहले ये लोग इज़ीक्विएल की तरफ बढ़ाते हैं और उसके चेहरे पर चाकू से निशान लगाकर उसकी स्किन हटाने लगते हैं। इससे इज़ीक्विएल दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है लेकिन ये लोग इस पर जरा भी रहम नहीं करते बल्कि बेरहमी से इसकी पूरी स्किन हटा देते हैं और दर्द की वजह से इज़ीक्विएल की यहीं डेथ हो जाती है। इज़ीक्विएल को मारने के बाद प्रीस्ट पॉल के पास जाता है और इसकी भी स्किन निकालने का फैसला करता है लेकिन तभी यहाँ यूएक्सआईए आ जाती हैं जो ऐसा करने से मना करती हैं। यूएक्सआईए पॉल से जान बचाने के बदले यहीं उसके पास रहने के लिए कहती हैं। इस पर पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें बारबरा को छोड़ना होगा। पर यूएक्सआईए ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जल्द ही बारबरा की डेगन को बलि दी जानी थी। इस बलि से ही डेगन की भूख शांत हो सकती थी, इसलिए ये लोग बारबरा को बलि चढ़ाने का फैसला करते हैं। यूएक्सआईए पॉल को डेगन की पूजा करने को कहती है और साथ ही इसके हाथ पैर खोलने के भी आर्डर देती है। पॉल रिहा होते ही प्रीस्ट के सभी आदमियों को मार देता है और प्रीस्ट भी मारा जाता है। पॉल एक फ्यूल कैन लेकर उसी गुफा की तरफ बढ़ता है जहां बारबरा की बलि दी जाने वाली थी।
यूएक्सआई या बलि की पूरी तैयारी कर चुकी थी और सभी लोग डेगन की पूजा कर रहे थे। यूएक्साया बारबरा को एक कुएं के अंदर बांधकर लटका देती हैं और बारबरा का खून पानी में गिरने लगता है। यूएक्साया डगॉन को आवाज लगाकर एक सोने का टुकड़ा पानी में फेंक देती है। तभी यहाँ पॉल आ जाता है और यहाँ मौजूद लोगों पर फ्यूल डालने लगता है और फिर इन सबको आग के हवाले कर देता है। ऐसा करते ही इस गुफा में अफरा तफरी मच जाती है। लोग बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगते हैं और माहौल बेकाबू हो जाता है। इस बीच जो लोग बारबरा की चैन पकड़े हुए थे वो चैन छोड़ देते हैं, जिससे बारबरा कुएं में गिर जाती है। ये देख पॉल जल्दी से चैन को ऊपर खींचता है और बारबरा ऊपर आ जाती है। पर इतने में ही डगॉन कुएं से बाहर निकलता है और बारबरा को अपने साथ खींचकर कुएं के अंदर ले जाता है और सिर्फ बारबरा के हाथ ही बाहर लटके रह जाते हैं, यानी आधा शरीर डगॉन ले गया था। ये देख पॉल बुरी तरह से टूट जाता है। टाउन के लोग अब पॉल को पकड़ लेते हैं और इसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। इतने में यहाँ यूएक्साया आ जाती है और इन लोगों को रोकती है। यूएक्साया यहाँ खुलासा करती है। यूएक्साया एक्सेवियर को दिखाती है कि पॉल के पेट पर भी सेम वही निशान है जो इन लोगों के पेट पर था, यानी पॉल भी आधा इंसान था और आधा क्रीचर। यहाँ पॉल को पता चलता है कि वो एक्सेवियर का ही बेटा है। बचपन में इसकी माँ इसे यहाँ से लेकर भाग गई थी। यही कारण था कि पॉल को अपने सपनों में अपनी बहन यूएक्साया दिखाई देती थी। यहाँ जेवियर जब अपने चेहरे से इंसानी स्किन हटाता है तो इसका क्रीचर वाला रूप सामने आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना था। पॉल ये देख बहुत डर जाता है। यूएक्साया पॉल को समझाती है कि अब यही तुम्हारा परिवार है और तुम्हें यहाँ रहना होगा, लेकिन पॉल अपनी इस सच्चाई को कबूल नहीं करता और खुद पर फ्यूल डालकर आग लगा लेता है। लेकिन यूएक्साया इसे जल्दी से पानी में फेंक देती है। पॉल तैरता हुआ उसी निशान के पास जाता है जो उसे सपने में दिखाई देता था और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।